क्लास। हम ये स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट किया था जो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर किया था। अब स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में जो आता है आपका वो आता है लीज। अब लीज की बात करें कि कोई भी पर्सन, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी पर्सन अपनी लैंड को 19 साल के लिए लीज पे देता है और 19 साल के बच्चे को देता है। तो उसे हमें याद रखना है, अगर कोई पर्सन लीज पे दे रहा है, 19 साल के लिए दे रहा है और 19 साल के बच्चे के लिए दे रहा है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 19। नेक्स्ट देखिए अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के अंदर, अर्निंग पर शेयर। अब यहाँ पे क्या हुआ था, 2020 आया था, आप लोग सभी लोगों को पता है 2020 आया, और 2020 के टाइम पे क्या हुआ, कोविड आया, और कोविड की वजह से क्या हुआ था, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। 2019 में आया था कोविड, बट 2020 में मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया उसके चक्कर में, और मार्केट का डाउन होने की वजह से क्या हुआ, शेयर्स बहुत डाउन हो गए। तो इसका मतलब लोगों की अर्निंग क्या हो गई, डाउन हो गई। तो कब ऐसा हुआ था, 2020 में। तो अर्निंग पर शेयर कौन से आपके एएस में आता है, AS 20 में अर्निंग पर शेयर। अब आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 जो कि है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा वर्ड, कंसोलिडेट। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, जब दो कंपनीज मिल करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। कंसोलिडेट करके दो कंपनी मिलकर के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे एक पेरेंट कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी है, दोनों मिली और दोनों ने एक स्टेटमेंट बनाई, तो दो कंपनी मिली तो 2 आ गया, और एक स्टेटमेंट बनाई तो 1 आ गया। तो ये हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 क्या कहता है, अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब आपको पता है जो टैक्सेस होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये भी आप आगे पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका इनकम टैक्स आ जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स में आपके जितने GST वगैरह लगते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ये दो टाइप के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो दो टाइप के टैक्सेस, दो, ठीक है, तो दो से याद रखेंगे 22, और 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम। अब देखिए नेक्स्ट अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये तो काफ़ी बड़ा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 कहता है कि आपने जो भी अकाउंटिंग करी है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड या कंसोलिडेट की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो या आप लोगों ने पहले पढ़ा था इन्वेस्टमेंट वाले में, वो इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 30 था। तो वहाँ पे हमने पढ़ा क्या था कि 13 दिन में पैसे डबल, यही पढ़ा था। कौन सी मूवी से लिया था ये, हेरा फेरी। ठीक है, तो 13 दिन में पैसे डबल, और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी हमने पढ़ा था कि दो कंपनीज क्या होती है, कंसोलिडेट होती है। ठीक है, तो यहाँ का आ गया 2 और 13 का लेंगे 3, क्योंकि आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट में 13 दिन, तो 13 का 3 ले लिया और कंसोलिडेट का 2 ले लिया, तो आपका बन गया 23। तो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपका बन गया 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। अब नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, ये किसके ऊपर है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक डॉक्टर था, उसने क्या किया, 24 घंटे ऑपरेशन किया। एक डॉक्टर ने पूरे 24 घंटे लगा दिए ऑपरेशन करने में। अब 24 घंटे लगा दिए, तो जो उसकी मैनेजमेंट थी उन्होंने उसको जॉब से निकाल दिया, उसको जॉब से डिसकंटिन्यू कर दिया। तो ये कौन सा है, 24 घंटे उसने ऑपरेशन किया और मैनेजमेंट ने क्या कर दिया, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन कौन सा वाला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, 24 घंटे से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के अंदर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 आपको कहता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होता है, उसकी मान लेते हैं, सिर्फ सपोज करें कि फाइनल डेट सबमिट की कितनी होती है, 25 मार्च। तो इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन से में आता है, 25 मार्च में।
नेक्स्ट देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 किसके बारे में बोल रहा है? इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में। अब इंटेंजिबल एसेट्स को भाई कैसे याद करें? इंटेंजिबल एसेट्स होते कौन से हैं? विच कान बी सीन एंड टच, जिनको देखा भी नहीं जा सकता और टच भी नहीं किया जा सकता। तो टचेबिलिटी या अनटचेबिलिटी के बारे में कुछ तो बोला गया था, बताओ किसने बोला था? तो बोला था बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर ने 26 जनवरी को बोला अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। तो 26 जनवरी को बोला, तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कौन सा है? 26 किसके ऊपर है? इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, ठीक है। तो कांट टच, ठीक है। 26 जनवरी में अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। अब नेक्स्ट देखो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 कहता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर जॉइंट वेंचर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है फॉर इंटरेस्ट ऑफ जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर कैसे होता है? जब दो लोग साथ आ जाते हैं तो हम जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। तो दो लोग जब साथ आएंगे तो जॉइंट वेंचर हो जाएगा। तो दो से आप लिखेंगे 2 और लोग सात से आप लिखेंगे 7, तो 27। तब क्या होगा? जॉइंट वेंचर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 कौन सा है? जॉइंट वेंचर का। जब दो लोग साथ आएंगे तो क्या हो जाएगा? जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 बोलता है इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स के बारे में। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स, अब देखो इम्पेयरमेंट दो वर्ड से मिलके बना है, इम और पेयरमेंट, ठीक है। तो इम में कितने लेटर आते हैं? 2 और पेयरमेंट में कितने लेटर आते हैं? 8। तो इसका मतलब इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा हो गया? 28। नेक्स्ट आइए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 किसका है? प्रोविजन ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट असेट्स। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आ रहा है। 29 में बोल रहे हैं कंटीजेंट लायबिलिटी के ऊपर भी प्रोविजन बनाओ और कंटीजेंट असेट्स के ऊपर भी बनाओ। अब कंटीजेंट लायबिलिटी या कंटीजेंट असेट क्या होता है? सडन लायबिलिटी आपके ऊपर आ गई, सडन असेट्स आपको परचेज करना पड़ गया। तो अगर आपके ऊपर ऐसा हुआ तो ये कब हुआ था? जब आपका कोविड आया था। इंडिया में जब कोविड आया तो उसने सबको अफेक्ट कर दिया और 29 के 29 स्टेट्स को कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह सडन लायबिलिटी या सडन असेट्स, ठीक है, आपको तुरंत की तुरंत मास्क वगैरह की जरूरत पड़ गई, ठीक है, और आपके ऊपर बहुत बड़ा खर्चा भी आ गया इस चीज़ के लिए, आपको घर के अंदर रहना पड़ गया, काफ़ी सारी चीज़ों को आपको घर पे लाना पड़ गया। तो यहाँ पे आप कैसे याद रखोगे? 29 स्टेट्स पूरे के पूरे हिट हुए थे। कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट असेट्स किसके ऊपर प्रोविजन आया था? यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के अंदर। चलिए क्लास, ये सारे थे। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं इसका आपको अगर क्लियर ना भी दिख रहा हो तो मैं इसको कम्युनिटी में आपको इसका स्क्रीनशॉट दोनों डाल दूंगी, जिससे आप आसानी से वहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और क्लास अब हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लीज जो हमने बात करी वो हमने बात करी कि 19 ईयर्स के बॉय को हमने लीज पे प्रोवाइड की लैंड, ठीक है। 19 ईयर के बॉयज़ को 19 ईयर्स के लिए हमें लीज पे प्रोवाइड की लैंड। अर्निंग पर शेयर पे हमने बात करी। जो भी हमारे अर्निंग पर शेयर था वहाँ पे हमने देखा कि कोविड आया था 2020 में, जिससे मार्केट का शेयर क्या हुआ? डाउन हो गया। तो कब डाउन हुआ था उसमें हम क्या करते हैं? अर्निंग पर शेयर। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने देखा दो कंपनीज क्या करते हैं? कंसोलिडेट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तो दो कंपनी, पेरेंट कंपनी और हमारी सब्सिडियरी कंपनी, तो दो कंपनी हो गई और एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो 1 to 21। अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम में हमने देखा दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स में भी दो वर्ड्स आ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स में भी दो वर्ड्स आ रहे हैं, तो 2 और 2 मिलके 22। अब अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो यहाँ हमने देखा था इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हमने देखा था कि 13 दिन में पैसे डबल, और कंसोलिडेट में देखा था कि दो कंपनीज मिलकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, तो 2 आएगा और यहाँ से क्या आ गया 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 23। अब डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन आया 24 में। आपने देखा एक डॉक्टर था, उसने ना 24 घंटे ऑपरेशन किया, इसकी वजह से मैनेजमेंट ने उसकी जॉब को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो 24। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 आया। 25 में क्या था? इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यहाँ पे आपने देखा
कि आपने मार्च 25 को क्या करनी है, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है और वहाँ पे 25 मार्च को आपको सबमिट करनी है, फाइनल डेट है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा हो गया, 25। नेक्स्ट आया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, इनटेंजिबल एसेट्स। यहाँ पे आपने देखा जो भी इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं विच कांट बी सीन एंड टच, तो हमने देखा जो टचेबिलिटी के बारे में किसने बोला है, बी.आर. अम्बेडकर ने बोला है। उन्होंने कब बोला था, 26 जनवरी को बोला था। क्या बोला था, अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। ठीक है, तो 26 से याद रखेंगे, ये AS 26 है। AS 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर में क्या चाहिए होते हैं, 2 लोग चाहिए होते हैं। 2 लोग साथ आएंगे तो बिजनेस हो जाएगा। तो 2 लोग साथ आएंगे तो दो लोग, ठीक है, तो 2 लोग साथ आएंगे तो 2 और 7 तो 27। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 में आपने क्या देखा, इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स में हमने देखा था कि 2 वर्ड से मिलकर बन रहा है इम और पेयरमेंट। ठीक है, इम में कितने लेटर आ रहे हैं, 2, और पेयरमेंट में कितने आ रहे हैं, 8, तो 28। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में हमने देखा प्रोविजन फॉर कंटीजेंट असेट्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा था कि सबको जरूरत पड़ी थी कंटीजेंट लायबिलिटी की, कब, जब कोविड आया था। कितने स्टेट्स को पड़ी थी, 29 स्टेट्स को। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। क्लास आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, आप सबको याद, वीडियो देखते देखते ही आधे से ज़्यादा याद हो जाएंगे। 1-2 बारी रिवीजन करिएगा, अच्छे से आपको ये सारे लर्न हो जाएंगे और ये सभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। चाहे आप CA का पेपर दे रहे हो, CWA का दे रहे हो या CS का दे रहे हो, मे पॉसिबल किसी भी पेपर में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको ये सारे याद करने हैं और ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नेट का स्टूडेंट हो, चाहे वो PhD कर रहा हो, हर किसी के में पूछा जाता है। ठीक है, चाहे आप KVS की तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हो या टीचिंग एग्जाम्स है उनकी भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपके ये काम आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को ख़त्म करते हैं और क्लास प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। और अगर आपको अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अगर जो कमी लगी हो तो उसके लिए भी बताइएगा कि अगर कोई मुझे सुधार करने की ज़रूरत है तो आई विल डेफिनेटली डू दिस। और आप लोग आगे कौन सा टॉपिक चाहते हैं पढ़ना तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर सकें। ठीक है, थैंक यू क्लास। और एक बारी कम्युनिटी चैनल चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं इसके दोनों फोटोज़ डाल दूँगी जिससे आप इजीली लिख पाएंगे। थैंक यू क्लास।